हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड का पाठ 1 बड़े भाई साहब। इसको हमने लेखक द्वारा पढ़ाई के संबंध में योजनाएं यहाँ तक पढ़ा था। इससे आगे मैं आपको इसकी थोड़े से छोटे फॉर्म में समरी समझा दूंगी, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है। इसको पढ़ने में कम से कम हमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे, तो आप इसको घर पर अच्छे से पढ़ना। साथ ही साथ जो मैं आपको समझा रही हूँ, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। वार्षिक परीक्षा और लेखक का परीक्षाफल। यहाँ हम पहले पढ़ेंगे वार्षिक परीक्षा और लेखक का परीक्षाफल। वार्षिक परीक्षाएं हो गई और परीक्षाफल निकला तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आया, जबकि उसके बड़े भाई साहब फेल हो गए। ऐसे में उनका दिल किया कि वह जाकर बड़े भाई साहब से पूछे कि तुमने पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया। लेकिन लेखक छोटा था, इसलिए वह इन सब बातों को मन ही मन सोचकर चुप रहा। अगले दिन उसने उनके बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना प्रारंभ कर दिया। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को भांप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए उनसे कहा कि कक्षा में पास होना ही सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि जब रावण क्या था, उनकी बुरी आदतों के कारण उसमें घमंड आ गया था। घमंड व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, और बता रहे हैं कि घमंड जो होता है वह व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। उन्होंने लेखक घमंड त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने लेखक को क्या कहा कि तुम भी अपना घमंड छोड़ दो, अच्छों का घमंड चूर हो चुका है। रावण चक्रवर्ती राजा था, परंतु उसका घमंड भी नहीं टिका, क्योंकि उसको भी अभिमान हो चुका था अपनी शक्तियों पे। तो तुम भी अपना घमंड त्याग कर पढ़ाई करना प्रारंभ कर दो। तथा साथ ही लेखक को यह भी बताया कि वह इस बार प्रथम आ गया है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुक्के से वो पास हो गया हो, उसे यह ध्यान रखनी चाहिए कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 तो हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स और दर्जनों विलियम्स और कोड़ियों चार्ल्स हैं। इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तुम मेरे दर्जे में आओगे तो तुम्हें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और इसकी वजह से देखना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहीं रुक जाओगे। इसलिए तुम्हें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार, इससे आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा के नाम पर किस प्रकार से छात्रों पर अत्याचार किए जाते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्नों पर निबंध लिखने का उदाहरण देकर परीक्षा देने वाले का पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाए तो यह समय की बर्बादी ही होगी। यह छात्रों पर अत्याचार है कि संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है, और भले ही वह फेल हो गए हो, किंतु वह अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव बड़े रहेंगे। ठीक है। एक बार फिर से बड़े भाई साहब फेल और लेखक अपने दर्जे में अव्वल आता है। एक बार फिर से सालाना इम्तिहान हुआ और लेखक फिर से अपने दर्जे में अव्वल आए, और लेखक के बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। अगले वर्ष की परीक्षाएं हुई, लेखक फिर से अपने दर्जे में अव्वल आया। बड़े भाई साहब दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी फेल हो गए। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया आई। इस बार लेखक और बड़े भाई साहब के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया था। इस बार लेखक को यह
कुटिल बुरा विचार आया कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो जाए तो वह पास हो जाए तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई साहब बेइज्जत नहीं कर पाएंगे। मतलब उन्होंने सोच लिया है कि अब बड़े भाई साहब फेल हो गए तो हम दोनों क्या एक ही कक्षा में आ जाएंगे। उससे क्या है कि बड़े भाई साहब मुझे डांटेंगे नहीं, मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे। बड़े भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन। अब यहाँ से बड़े भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। इस बार भी फेल हो जाने पर बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। उनको यह भी लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने से अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब वह पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी वह इस बात का ध्यान अवश्य रखता कि कहीं उनके बड़े भाई साहब उससे यह सब करते देख न ले। अब वह मस्ती तो करता था, खेलने भी जाता था, फिर भी बड़े भाई साहब की नज़रों से चुपके चुपके, क्योंकि वह जानता था कि बड़े भाई साहब भी उनको देख ना ले, शायद वह नहीं डांटते हैं, परंतु उनका डर, उनका जो दबदबा है, उनकी जो इज्जत है, वो हमेशा कायम रखते थे। लेखक का रंगे हाथों पतंगबाजी में पकड़े जाना। अब लेखक का क्या है, रंगे हाथ पतंगबाजी में पकड़े गए। एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग टूटने जा रहा था कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया। 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में शर्म नहीं आती। कम से कम उसे अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग नवाब, तहसील, डिप्टी, मजिस्ट्रेट, है ना, सुपरिटे हो जाते थे और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबारों के संपादक हैं। यह मान लिया कि तुम होशियार हो और यह भी हो सकता है कि तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहो। क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें डांटने का अधिकार रखता हूँ। अनुभव का महत्व। यहाँ से लेखक के बारे में अनुभव का महत्व स्टार्ट होता है। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यह उनका हक है कि वह हमें समझाए। उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा न हो, फिर भी वह पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्तियों से अधिक समझदार होता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों के पास ज्ञान होता है, परंतु जो व्यक्ति हमारे माता पिता, हमारे दादाजी वगैरह जो भी होते हैं, उनके पास अनुभव होता है, अपनी ज़िंदगी का अनुभव होता है। दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात है। उन्होंने लेखक को समझाते हुए फिर कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। अब उनको डांटते हुए बोले कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। लेखक की सहमति। लेखक की सहमति है। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उनसे अधिक समझ है। इससे बड़े भाई साहब की बात मानना उनके लिए, आज्ञा का पालन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बड़े भाई साहब की बातें उनको अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि उनकी जो बातें हैं उनकी वजह से ही वह आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं। पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक उड़ती हुई पतंग आती है और
वह पतंग कटते हुए बड़े भाई साहब के बिल्कुल पास होके निकलती हैं। उसी समय बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया, क्योंकि वह पतंग छोटे भाई की पकड़ने के बस में नहीं थी। उन्होंने झट से उस पतंग को पकड़ा और हॉस्टल की तरफ दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई साहब के पीछे दौड़ा। इस पूरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़े हो जाना मतलब अपनी लाइफ में वो वाले काम नहीं कर पाते हैं जो उनका दिल करता है, क्योंकि वह अपने हमसे जो छोटे होते हैं उनके लिए एक